So today we are going to start our third class on elasticity of demand, and the last method which I am going to discuss is the percentage method. परसेंटेज मेथड में या प्रोपोर्शनेट मेथड दोनों ही नाम इसको दिया गया है और इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में भी। मिनिमम 3 to 4 मार्क्स हर एक न्यूमेरिकल्स का वैल्यू रहता है इसमें। लेकिन उसको करने से पहले आज मैं न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं परसेंटेज मेथड होता क्या है। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्या है, हमको एक रेशियो बनाना है। रेशियो मतलब ऑब्वियसली एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड के साथ अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को डिवाइड कर दें तो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, मतलब कैलकुलेट हो जाएगा। तो सर इसको निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी यहां पे देखो लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सर ये क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड का मतलब होता है डेल्टा क्यू बाई क्यू इनटू 100। अब क्वेश्चन आता है सर ये डेल्टा क्यू क्या होता है? देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली है अगर हमको प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करना है तो प्राइस इलास्टिसिटी था क्या, प्राइस में चेंज आने से डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगा। जब उस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऑब्वियसली मेरे पास दो प्राइसेस होंगी, ऑब्वियसली मेरे पास दो क्वांटिटीज भी होंगी, तभी तो पता चलेगा कि प्राइस कितना चेंज हुआ है और डिमांड कितना चेंज हुआ है। तो हियर द डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज इन क्वांटिटी एंड क्यू मींस इनिशियल क्वांटिटी, मतलब स्टार्टिंग में आपका क्वांटिटी क्या था। अब उसी तरह परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है सर, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। तो सिमिलरली डेल्टा पी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द चेंज इन प्राइस। देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है डेल्टा पी मतलब होता है चेंज इन प्राइस और पी मतलब क्या होता है, इनिशियल प्राइस इंटू 100। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इस मेथड के साथ साथ मैंने इसी मेथड से एक और फॉर्मूला डिराइव किया है और उस फॉर्मूला को मैंने वो क्या लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखना मैं बताता हूं, जब आप न्यूमेरिकल्स में जाओगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो परसेंटेज बेस्ड होंगे, जहां पे डेटा आपको पहले से परसेंटेज में दिया रहेगा, तो वहां पे इलास्टिसिटी निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ सम ऐसे होंगे जहां पे परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, वहां पे आपको इनिशियल प्राइस दिया रहेगा, इनिशियल क्वांटिटी दिया रहेगा, चेंज इन प्राइस दिया रहेगा, चेंज इन क्वांटिटी दिएगा, तो उसको हम इससे भी कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला जो है वो इसी से ही डिराइव किए हैं। देखो मैं समझाता हूं कैसे। देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला कोई बच्चा क्या लिखेगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 लिखेगा डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या लिखेगा, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 लिखेगा। सही है, क्लियर है। 100 क्या हो जाएंगे, स्ट्राइक आउट। तो अब क्या रह जाएगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई क्या है, डेल्टा पी इंटू पी। अब आप जानते हैं बेसिक मैथमेटिक्स है, ऊपर पी चला जाएगा, नीचे डेल्टा पी। अब इसको अरेंज कर लो आप, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो ये जो है ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट इसी में से ही डिराइव करके मैंने निकाला है। और ये हेल्पफुल कब रहेगा, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में जो आपके गिवन इंफॉर्मेशंस रहेंगे उसको ठीक से एनालिसिस करेंगे, ताकि पता चल जाए भी भाई परसेंटेज में अगर दिया तो मैं इस फॉर्मूला से कर लूं, और जब परसेंटेज में नहीं दिया है तो मैं इससे कर लूं। तो ये दोनों में आपको बस इतना ध्यान देना है कि जब हम न्यूमेरिकल्स करें कौन सा हमको अप्लाई करना है। लेकिन इसके बाद अभी इधर आ जाओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते वक्त किस चीज का बहुत ध्यान रखना है। देखो एक बात तो आप भी जानते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशन है वो ऑपोजिट है, मींस नेगेटिव है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे आना है, और प्राइस अगर नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाना है। तो ये तो श्योर एंड सर्टेन बात है कि एक वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। कि सोचो अगर प्राइस 10 रुपया से 8 रुपया हो गया तो आप क्या बोलोगे, भाई प्राइस कितना फॉल कर गया, 2 रुपया। तो लेकिन क्वांटिटी क्या होगा, पहले से तो बढ़ेगा, 100 था तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो क्वांटिटी क्या हो गया, 50 बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ नेगेटिव नंबर। ये तो क्लियर हो गया कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एक नेगेटिव नंबर है। कैसे नेगेटिव, मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। देखो उधर देखो, सोचो
मैं इसको थोड़ा सा रब करके आपको समझाता हूं। सोचो, आपका प्राइस 10 था, 8 हो गया, और क्वांटिटी पहले इनिशियली 100 था, अभी 120 हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली। तो अगर किसी बच्चे को मैं पूछूं भाई चेंज इन प्राइस कितना हुआ, सर 2 रुपया हुआ, करके बताओ, तो अगर आप इनिशियल से माइनस करोगे तो कितना आएगा 2। तो सर चेंज इन क्वांटिटी क्या आएगा, तो चलो भाई इनिशियल से माइनस करो 120, तो क्या आने वाला है -20 आने वाला है। तो अगर किसी को मैं बोलूं भाई ईपी निकाल दो, तो आप बोलोगे सर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये तो फॉर्मूला अभी आप लिखवाए हैं। तो डेल्टा क्यू की जगह पे क्या पुट कर दें -20, डेल्टा पी की जगह पे क्या पुट कर दें 2। पी मतलब क्या होता है इनिशियल क्वांटिटी दैट इज 10, और इनिशियल क्वांटिटी कितना था 100। अगर मैं इसको सॉल्व कर भी दूं 0 0 गया, 0 0 गया, 2 2 गया, -1, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ रहा -1। तो ये जो नेगेटिविटी है ये क्यों अराइज होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। तो यहां लिखा हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ नेगेटिव नंबर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्लोप। देखो मैंने क्लियरली लिखा है यहां पे, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व द प्राइस एंड द क्वांटिटी चेंजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ईच अदर। जो चीज मैंने आपको बताया, देखो यहां पे प्राइस कहां जा रहा है, प्राइस अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो क्वांटिटी कहां जा रहा है अपवर्ड, मींस दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वन चेंज विल बी पॉजिटिव, एक चेंज क्या होने वाला है मेरे लिए पॉजिटिव, the other one will be negative. The computation of EP means price elasticity of demand will be negative. तो हर बार जब भी आप निकालोगे इसका वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। तो आपको क्या करना है सर, तो क्या ये नेगेटिव साइन यूज करना है, नहीं। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं करना है सर, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है या जो नेगेटिव फैक्टर है इज जस्ट एन इंडिकेटर दैट देयर एग्जिस्ट an inverse relationship between the price and the quantity। तो ये नेगेटिविटी का और कोई रोल नहीं है, ये नेगेटिविटी सिर्फ इतना बताता है कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। अब देखो, thus while calculating the EP ignore the negative sign, आपको नेगेटिव साइन क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। आप कभी भी नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, जस्ट टेक द एब्सोल्यूट वैल्यूज, मींस यू हैव टू टेक द changes, neither negative nor positive, you have to take just changes in the price and the quantity. Percentage method of measuring EP does not depend on unit। देखो दूसरा बात, ये बात भी आप जानते हैं प्राइस और क्वांटिटी के अपने अपने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। कुछ क्वांटिटीज केजीज में है, लीटर्स में है, कुछ प्राइसेस डॉलर्स में हो सकते हैं, रुपी में हो सकते हैं। तो इलास्टिसिटी मेजर करते वक्त ना तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और ना ही मेजर ऑफ प्राइस का कोई भी सिग्निफिकेंस होता है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन सी द कमोडिटी प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 to ₹30। तो यहां पे लिख लो द प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्लियर है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹50 to 30। तो मीन्स अगर हम सोल्यूशन में अगर करूं तो कैसे करूंगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक कॉलम बनाना है प्राइस का, एक कॉलम बनाना है क्वांटिटी का। प्राइस कितना था 50 से 30, क्लियर हो गया, सही है। ऑब्वियसली प्राइस फॉल किया तो क्वांटिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कितना हुआ 200 से 220, तो ये 200 था, ये क्या हो गया 220। तो ये है आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन। तो सर सोल्यूशन करना कैसे है, ईपी करना है। चलो भाई, तो पहले आप निकाल लो अपने इंफॉर्मेशंस। इनिशियल प्राइस क्या लोगे आप 50 और चेंज इन प्राइस क्या लोगे आप 20, क्लियर है। चेंज कैसे निकालेंगे सर 50 - 30, ये मन मन में कर लेना है, डोंट यूज द नेगेटिव फैक्टर्स। और क्वांटिटी कैसे लिखोगे आप, क्वांटिटी इज इक्वल टू लिखोगे 200 और चेंज इन क्वांटिटी कितना लिखोगे सर 20, क्लियर है। तो ये हो गया, पहले आप इंफॉर्मेशन को लिखो, सेकेंड स्टेप में आप अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो आपको यूज करने हैं फॉर्मूला में उसको लिख लो। अब थर्ड स्टेप, ईपी का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, क्लियर। नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू इज 200, वैल्यू ऑफ डेल्टा पी इज 20, इनिशियल प्राइस इज 50, क्वांटिटी इज 200, क्लियर है। देख लो डेल्टा क्यू भी 20 था, सॉरी। तो डेल्टा क्यू इज 20, डेल्टा पी इज ऑल्सो 20, initial quantity is 200, initial price is 50। now
देखो 20 तो कैंसिल आउट होना है आपका, 50 0 मीन्स 1/4 दैट इज 0.25 विच इज लेस देन 1, इट्स एन इनइलास्टिक डिमांड। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? इनइलास्टिक डिमांड। तो कहने का मतलब है मैंने आपको 5 डिग्रीज बताई थी, जब 0 होता है तो बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, जब इनफिनाइट होता है तो बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, इक्वल्स टू 1 आएगा तो बोलोगे यूनिटरी इलास्टिक, जब लेस देन 1 आएगा मींस डिमांड में चेंज कम आ रहा है, यूज करोगे इन इलास्टिक, और ग्रेटर देन 1 अगर आ जाए तो आप क्या लिखोगे? इलास्टिक। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। अ कंज्यूमर बाई 50 यूनिट्स ऑफ गुड। तो कस्टमर कितना खरीद रहा है भाई? चलो इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, पहले सोल्यूशन लिखते हैं। ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी। क्लियर है सर? 50 यूनिट्स खरीद रहा है जब 4 रुपया दाम है, मींस एट ₹5 कंज्यूमर इज बाइंग 50 यूनिट्स। नाउ इफ इट्स प्राइस फॉल्स बाय 25%, प्राइस कितना परसेंट से फॉल कर गया? 25%। तो जैसे ही आपको अगर डेटा या कोई इंफॉर्मेशन अगर लगता है परसेंटेज में दे दिया, तो आप उस सम को करने के लिए परसेंटेज मेथड लगाना। तो देखो आपको चेंज इन प्राइस तो मिल गया, ठीक है। डिमांड राइजेस टू 100, ऑब्वियसली ना, अगर प्राइस फॉल किया है 25% से बोला है तो डिमांड तो बढ़ना था, तो डिमांड कहां चला गया? 100 पे। तो सर आपको ईपी निकालना है, तो सोचो अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि आप जैसे यहां पे इंफॉर्मेशन लिखे थे वो लिख लो, तो आपका इनिशियल प्राइस क्या है? 4, चेंज इन प्राइस सर 25% दे दिया इस बार, ठीक है, तो परसेंट करेंगे। क्यू कितना है आपका इनिशियल? देखो यहाँ पे 50 है। चेंज इन क्वांटिटी कितना है सर? वो भी 50 है, क्योंकि देखो आपका इनिशियल क्वांटिटी 50 था, बाद में क्वांटिटी 100 हुआ, तो चेंज कितना हुआ? 50 का। तो सर परसेंटेज चेंज निकाल लो, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, याद है? तो सर डेल्टा क्यू कितना है? 50, ओरिजिनल भी कितना था? 50 इंटू 100। इसका मतलब सर 100% चेंज हो गया। क्या हो गया? 100% क्वांटिटी चेंज हो गया। लास्ट ईपी, तो ईपी का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके लिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया था 25, याद है आपको, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमको पहले ही मिल गया, कैलकुलेट कर लिया हमने 100, तो 100/25% में है, तो फाइनली कितना आएगा? 4 का मतलब ही कौन सा डिमांड हो गया सर? इलास्टिक, बिकॉज इट्स ग्रेटर देन 1। तो एनीथिंग ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट दैट चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। नाउ द लास्ट वन। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर ले, इसके बाद भी और करूंगा मैं। एट प्राइस ऑफ ₹4 अ कंज्यूमर बाई 50 यूनिट्स। चलो भाई ठीक है, लिख लो। प्राइस जब 4 है, क्वांटिटी कितना परचेस कर ले रहे हैं? 50। द ईपी इज -2। इस बार आपको ईपी नहीं निकालना है, इस बार आपको ईपी ऑलरेडी दे दिया -2। क्लियर? जब प्राइस अगर ₹3 होगा तो आप कितना क्वांटिटी खरीदेंगे, ये है कहानी। चलो भाई, तो सर कोई बात नहीं है, हम लोग जैसे करते वैसे करेंगे। डेल्टा पी कितना लिखेंगे सर? 1। इनिशियल प्राइस कितना लिखेंगे सर? 50, सॉरी इनिशियल प्राइस कितना? 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4, ठीक है। डेल्टा क्यू सर कितना है? पता नहीं सर, क्योंकि हमको क्वांटिटी इस बार मिसिंग है, लेकिन क्यू कितना था? वो तो सर 50 है। चलो ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो मिले मैं लिख लिया। अब ईपी का फॉर्मूला में आइए। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। चलो भाई लिख लिया। ईपी के साथ दिया हुआ है -2, तो आपको लिखना कितना है? 2। मैंने पहले ही कहा है डोंट यूज द नेगेटिव साइन। डेल्टा क्यू कितना है? 50। डेल्टा पी कितना है? 1। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 4। क्वांटिटी कितना है? सॉरी डेल्टा क्यू तो अपने को पता नहीं है ना, सॉरी डेल्टा क्यू तो एज इट इज रह जाएगा, और ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 50। सॉरी, तो डेल्टा क्यू तो पता नहीं था, एज इट इज छोड़ दो। अब करेंगे कैसे करेंगे? तो ये 2 × 50/4 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू हो जाएगा।
समझ गए सब लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इंटू 1, 50 रहेगा, 50 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। सॉल्व करोगे तो डेल्टा क्यू का वैल्यू आएगा 25 यूनिट्स। अब सर ये बताइए कि डेल्टा क्यू तो 25 आया, हमको पूछा क्या था कि जब 3 रुपया दाम होगा तो कस्टमर खरीदेगा कितना? सोचो, पहले प्राइस कितना था? 4, बाद में कितना हुआ? 3। पहले हम 50 खरीदते थे, तो ये तो कॉमन सेंस सबके अंदर है कि अब हम ज्यादा खरीदने वाले हैं क्योंकि प्राइस क्या है? फॉल। तो सर पहले 50 खरीदे तो अब कितना खरीदेंगे? ये क्या है? डेल्टा मतलब चेंज, 25 यूनिट चेंज हुआ। अब चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। आपका दिमाग क्या बोलता है? सर इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली सर 50 था, प्राइस फॉल किया है, डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्वांटिटी जो हमारा होगा 50 में ये 25 क्या करेंगे? प्लस, दैट इज 75 यूनिट्स will be purchased at price of ₹3. Now continue with our problems. Next question is number 4. See, the quantity demand of a commodity at price 8 is 600. Means what? कि जब 8 रुपया दाम है, when the price is at ₹8, the quantity demanded is our 600 units. Clear? Now price falls by 25%, means the price falls by 25%, means quantity is bound to increase. Now the quantity has increased by 120 units, means the new change is 120, so the total quantity demanded will be 720. ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि डिमांड बड़ा है। कितना से बड़ा है? बाई। अब कोई यहाँ पे 120 मत लिख देना, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि प्राइस अगर फॉल किया है तो डिमांड 600 के ऊपर जाने वाला है, नीचे तो जा नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे? 120 को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका इनिशियल इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे ही दिया है तो आपको ईपी निकालना है परसेंटेज मेथड से। तो सर करें क्या? सबसे पहले आप लिखो डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना है आपका? 120। क्वांटिटी बड़ा है ना, डेल्टा क्यू कितना है? 120। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 600। तो आप निकाल लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर्मूला जो था वही है, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, दैट इज 120 बाई 600 इंटू 100, दैट इज 20%. Clear? Now move to the formula EP. Now EP is equals to percentage change in quantity demanded by percentage change in price. Clear? Now the percentage change in demand is 20% and the percentage change in price is given at 25%. So the elasticity will be 0.8, that is less than 1, which represent inelastic demand. Clear? Which represent inelastic demand. Now move to question number 5. See what is the information. The price elasticity of a commodity is 0.5. Again EP is already given in the sum, that is 0.5. Clear? कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स। कंज्यूमर कितना खरीद रहा है भाई? 50 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ ₹10, दैट इज एट 10 कंज्यूमर इज रेडी टू बाई 50 यूनिट्स। नाउ एट व्हाट प्राइस विल द कंज्यूमर विल बी विलिंग टू बाई 60 यूनिट्स? तो किस दाम पे कस्टमर 60 यूनिट्स खरीदेगा? कोई बच्चा जब ये देखता है तभी समझ में उसको एक बात तो आ जाएगा कि प्राइस फॉल करेगा, क्योंकि प्राइस फॉल करेगा तभी क्वांटिटी क्या किया है? बड़ा है। चलो भाई ठीक है। तो सर हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं डेल्टा पी, तो सर नहीं निकल पाएगा। ओरिजिनल पी कितना है मेरा? 10। डेल्टा क्यू कितना है? चेंज है 10 और क्यू कितना है मेरा? 50। चलिए भाई ईपी में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू बाई इंटू पी बाई क्यू। पुटअप करो। ईपी की जगह पे सर लिखना है 0.5, सही है। डेल्टा क्यू की जगह पे क्या लिखना है सर? 10। डेल्टा पी की जगह पे क्या लिखना है? पता नहीं, अननोन है। P कितना है मेरा? 10 और क्वांटिटी कितना है मेरा? 50। क्लियर? अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, देखो 0 0 विल बी कैंसल्ड आउट, 5 से कटेगा 2, तो आपका फाइनल आया 0.5 इक्वल्स टू 2 बाई डेल्टा P। नाउ डेल्टा P विल बी 2 बाई 0.5। बहुत लोग भूल चुके होंगे ये सब चीजें भी।
पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आता है, तो डेल्टा पी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 4, यानी प्राइस क्या करेगा फॉल करेगा। सर कितना प्राइस फॉल किया 4 रुपया, ये चेंज है। तो आपका न्यू प्राइस या प्राइस एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई 60 यूनिट्स ऑफ गुड, दैट इज इनिशियल प्राइस वॉज 10, प्राइस फॉल किया है माइनस कितना फॉल किया है 4, तो न्यू प्राइस इज ₹6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना आप लोग। अ कंज्यूमर बाई 40 यूनिट्स एट ₹3, यानी प्राइस अगर 3 है क्वांटिटी कितना है 40, प्राइस 4 हो गया, प्राइस 4 हो गया, क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं आप 30। कैलकुलेट द ईपी। अब मेथड पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स आपको यहां पे पहले टोटल एक्सपेंडिचर भी निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज 3 इंटू 140 इज इक्वल टू 120, अगेन 120 मीन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस बाय सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ डिमांड। देखो प्राइस बढ़ा है डिमांड घटा है, मींस लॉ ऑफ डिमांड हैज बीन सेटिस्फाइड, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में आपको समझाया था कि प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता है मींस ईपी इज इक्वल्स टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। तो यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे, डायरेक्शन से पता चल जाता है कि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल्स टू 1 है। नाउ द लास्ट 2 सम्स इन दिस वीडियो। देखो 10 में क्या बोला, ईपी इज -1 मींस वी हैव ऑलरेडी गॉट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज -1। तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन तो क्लियर हो गया सर, -1 है। कंज्यूमर बाइज 8 यूनिट्स एट ₹7 मींस जब प्राइस 7 रुपया है, आप कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं 8। बोल रहा है हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस राइजेस टू 8 मींस देखो प्राइस अगर 8 रुपया हो जाता है तो आप कितना यूनिट खरीदेंगे, आपको यूज करना है एक्सपेंडिचर मेथड। देखो मैंने आपको समझाया एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है क्या। सर फॉर्मूला तो सिंपल सा है, प्राइस का क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ जाएगा 56। अब क्या है कि ये क्वांटिटी तो मेरे को सर पता नहीं है, तो सोचो मैं क्वांटिटी को x लेट कर लूं तो ये क्या बन जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर 8x, ठीक है। अब आप इस ईपी को यूज करो, इस ईपी से पता चलेगा कि आपका क्वांटिटी कितना आने वाला है। देखो कैसे यूज करोगे, हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में 3 बातें सीखे थे कि जब प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जाता है तो लेस देन 1 होता है, जब प्राइस और एक्सपेंडिचर में कोई मतलब प्राइस में चेंज होता है लेकिन एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं होता है तो इक्वल्स टू 1 होता है, और जब प्राइस और एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए तो उसको ग्रेटर देन 1 बोलते हैं। अब ये जो -1 इंडिकेट कर रहा है कि लेस देन 1 आ रहा है मींस प्राइस और एक्सपेंडिचर विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको करना कैसे है, तो आप लिखोगे ईपी इज इक्वल्स टू, आपने लिख लिया, आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था 56 और नया एक्सपेंडिचर क्या है 8x, क्लियर है। तो आपको करना क्या है, जस्ट -1 लिख लो, 56 बाई 8x लिख लो, तो ये -1 तो हो गया, तो 8x इज इक्वल्स टू 56 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 यूनिट्स, ठीक है। नेगेटिविटी तो यूज करना नहीं अपने को, पहले मैंने कह दिया। तो आपका यहां पर x का वैल्यू क्या आने वाला है 7 यूनिट्स मीन्स एट 7 रुपी means at 8 rupee consumer is prepared to buy 7 units of commodity, clear। तो आपको हमेशा बस इसी बात का ख्याल करना है कि जब भी ये नेगेटिविटी देता है तो नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जब ये 1 दे ही दिया इसका मतलब क्या होने वाला है कि प्राइस में चेंज होने के बाद भी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करे। तो ऐसे भी अगर कोई बच्चा सोचे तो सिंपल सा बात है ना कि सर एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं होने वाला है, तो मीन्स सर 56 इज इक्वल्स टू 8x एंड x इज इक्वल्स टू 7, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि प्राइस मूव करेगा, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज ईपी इज व्हाट
-1 मत सोचना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या सोचेगा -1 है सर, 1 से कम हो गया तो ऐसे करना है, तो इसलिए मैंने दोनों चीजें समझा दी। दोनों में आंसर आपका सेम ही आने वाला है, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्योंकि नेगेटिव हमको यूज नहीं करना, तो ईपी विल बी 1, ईपी इज 1 मींस इन एक्सपेंडिचर मेथड द एक्सपेंडिचर विल रिमेन कांस्टेंट इवन आफ्टर द चेंज इन प्राइस। नाउ द लास्ट देखो, प्राइस ऑफ गुड्स इज 5, लास्ट है प्राइस है 5, बाद में हो गया 6। क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं भैया आप, पहले 20 बाद में 10, तो एक्सपेंडिचर सर क्या आने वाला है 100 और 60। देखो प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। मीन्स व्हेन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ईपी विल बी ग्रेटर देन 1, दैट इज इलास्टिक डिमांड। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और ये जो न्यूमेरिकल्स थे वो तो खत्म हो गए। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग द इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड द फैक्टर्स, और उस वीडियो के बाद ही ये चैप्टर मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।